तो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री आज आपको 10वीं क्लास में कक्षा 10 की संस्कृत भाषा के बारे में आपको बताऊंगा। हम लोग 10वीं क्लास में 10th क्लास में संस्कृत किस प्रकार से तैयार करें, तो अभी आज मैंने यहाँ पर देखो आपको सिलेबस बताया है। किसका सिलेबस बता रहा हूँ? व्याकरण का सिलेबस बता रहा हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि संस्कृत में हमें व्याकरण में सारी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे सिलेबस में है, जिनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, वही चीज़ अगर हम पढ़ें तो हम पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी देखो मैं यहाँ पर आपको विषय सूची मैंने लिख दी है, आप इसको एक बार क्लिक कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। विषय सूची में मैंने आपको सिलेबस पूरा बताया है व्याकरण का। उसमें संधि है, संधि में हमारे पास ये संधियां हैं जो कि हमें पढ़नी है। पूरी संधियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पूरी संधियां पढ़ेंगे तो बहुत सारे नियम हो जाएंगे और बहुत सारे नियम होंगे तो हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो संधि हमारे सिलेबस में दे रखी है वही हमें पढ़ना है। जैसे वृद्धि है, यण है, अयादि है, पूर्वरूप है, पररूप है, ये तो स्वर संधि में हो गया। व्यंजन संधि में हमारे पास में है जसत्व है, अनुस्वार है और परसवर्ण है, 3 संधियां हैं। और विसर्ग संधि में हमारे पास में सत्व संधि है, उत्व है, ऋत्व है और लोप संधि है। विसर्गों का जहाँ लोप हो जाता है। इसके बाद में समास है। समास में हमारे पास में 3 ही समास है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो हम इनसे संबंधित ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। वैसे अगर हम चाहें तो पूरे समास, जैसे 6 समास है, मतलब 6 समास है, 6 समास में से हम लोग 3 समास यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 3 समास के हिसाब से ही हम तैयार करेंगे। प्रत्यय में अगर हम देखें तो प्रत्यय भी बहुत सारे हैं, संस्कृत में बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो जो इन्होंने प्रत्यय दिए हुए हैं, ये मैंने दोस्तों जो लेसन है, लेसनों के बीच में जो प्रत्यय दिए हुए हैं उनमें से निकाल करके मैंने कलेक्शन किए हैं। ये आपको कहीं भी सिलेबस में पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा। मैंने बुक के लेसनों में से बीच में से निकाल करके कलेक्ट किए हैं और आपके सामने मैंने रख दिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये सिलेबस हमको पढ़ना है। कारक है, कारक में संपूर्ण है। संपूर्ण है मतलब इसमें जो मेन जो नियम होते हैं कारक के, सभी विभक्तियों के जो नियम है मेन वो सारे पढ़ने हैं। संपूर्ण का मतलब ऐसा नहीं है कि संपूर्ण पूरा पढ़ना है। अगर कारक को संस्कृत के हिसाब से अगर हम संपूर्ण पढ़ें तो संपूर्ण बहुत बड़ा होता है, मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो हम लोग इसको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूक्ष्म रूप में पढ़ेंगे, जो मेन कारकों के नियम हैं वो। उसके बाद देखो वाच्य परिवर्तन भी है। तो वाच्य परिवर्तन में केवल लट लकार चलता है दोस्तों, पूरा वाच्य परिवर्तन नहीं चलता है। देखो लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं और उसमें से मुख्य रूप से 5 जो लकार होते हैं उनसे अनुवाद बनाए जाते हैं। तो 5 लकारों में वाच्य परिवर्तन हो सकता है या होता है। तो हमें पूरे वाच्य परिवर्तन 5 लकारों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल लट लकार दिया हुआ है, तो हम लट लकार के ऊपर ही वाच्य परिवर्तन में प्रैक्टिस करेंगे या अभ्यास करेंगे। उसके बाद में अव्यम है, अव्यय पूरा है। जितने भी ज़्यादा अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्द अनंत होते हैं, तो अव्यय शब्द को हमें अव्यय वाले टॉपिक को भी अच्छी तरह से लेकर के चल रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान अपने को होना चाहिए। उसके बाद में घटिका लेखन में समय देखना, तो घड़ी देखना और घड़ी में हम समय देख करके किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो वो वाला टॉपिक है। उसके बाद में अशुद्धि संशोधन आता है दोस्तों। तो ये अशुद्धि संशोधन मूल रूप से कारक के ऊपर डिपेंड करता है। अशुद्धि संशोधन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, एक वीडियो अशुद्धि संशोधन की भी होगी। और ये सारा सिलेबस है, ये व्याकरण का सिलेबस है। इसके बाद में रचनात्मक सिलेबस अलग है, उसको भी हम लोग देखेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जो लेसन है वो लेसन भी आपको ध्यान रखने हैं, उनमें पाठों के अनुवाद भी आपको आने चाहिए, प्रश्नोत्तर भी आपको आने चाहिए, वो सारी बातें हैं। लेकिन अभी हम व्याकरण लेकर के चल रहे हैं, तो व्याकरण में ये सारी चीज़ लेकर के फिर उसके बाद में हम सारे लेसनों के बारे में भी देखेंगे, एक एक पाठ का अनुवाद भी देखेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस प्रकार से हम अनुवाद करें। तो अनुवाद करने के लिए, पाठों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब हम इसमें आगे चलते हैं, तो आप इस सिलेबस को नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं।
तो अभी हम इसको साफ कर देते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर संधि ले रहे हैं और संधि सबसे सरल टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको समझ में आएगा तो संधि कवर हो जाएगी जल्दी से जल्दी। देखो संधि पढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। देखो संधि में स्वर और व्यंजनों की आवश्यकता होती है और स्वर और व्यंजनों की नॉलेज हमें होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो संस्कृत में कितने स्वर होते हैं दोस्तों? संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखो री, ये ऋषि वाली भी है छोटी और ये बड़ी वाली भी है। इसमें 2 राउंड होते हैं, इसमें 3 राउंड होते हैं। ये बड़ी वाली भी। इसके अलावा री, ए, आई, ओ, औ, ये आपके 13 स्वर हैं। ये दोस्तों 13 स्वर हैं। इन स्वरों के अलावा संस्कृत में और कोई स्वर नहीं होता है। अगर इसमें से बड़ी वाली री और ली अगर निकाल दी जाए तो बाकी के 11 स्वर हिंदी में होते हैं। ये आपके 13 स्वर हैं टोटल। इन 13 स्वरों में से अगर 2 स्वर बड़ी वाली री और ली अगर निकाल दी जाए तो बाकी के 11 स्वर हिंदी में होते हैं। इतनी बात ठीक है। अब देखो इसी में से मैं आपको और बताता हूं कि अच मीन्स स्वर। माइसर सूत्रों के हिसाब से अच प्रत्याहार बनता है और उससे भी स्वर निकलते हैं। तो वो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। कौन कौन से होते हैं? आई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ। दोस्तों ये 9 स्वर है। इन 9 स्वरों से 13 स्वर बन जाते हैं। तो किस प्रकार से बनते हैं? ए को ए के साथ उन्होंने मिलाया तो बना दीर्घ आ, ई को ई के साथ मिलाया तो दीर्घ ई बनी, ऊ को ऊ के साथ मिलाया तो दीर्घ ऊ बना, री को री के साथ मिलाया, छोटी वाली री के को छोटी वाली री के साथ मिलाया तो बड़ी वाली री बनती है। इसी प्रकार से ये 9 स्वरों में 4 हम दीर्घ स्वर और मिलाएंगे तो 9 और 4 13, तो ये टोटल 13 स्वर हो जाते हैं। आगे देखिए इनमें आगे चलते हैं हम। तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, ऊ, री और ली। इस प्रकार से ये मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। जब ह्रस्व स्वर 5 होते हैं तो दीर्घ स्वर कितने होंगे दोस्तों? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8। कौन कौन से होते हैं? बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ और औ। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इन दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? इन दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। इस प्रकार से आपको स्वरों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूं कि मूल जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 5। उनकी संख्या कितनी होती है? अ, ई, ऊ और री और ली। ये 5 जो संख्या होती है मूल स्वरों की, तो ये 5 स्वर होते हैं। अ, ई, ऊ, री और ली। दोस्तों इन्हीं स्वरों से सभी स्वरों का निर्माण होता है। तो देखो हम इसमें थोड़ा सा और सीखते हैं कि 5 स्वरों से 13 स्वर किस प्रकार से बनते हैं। तो देखो दोस्तों इन्होंने क्या किया? ए को ए के साथ रखा और बना दिया दीर्घ आ। इन्होंने छोटी ई को छोटी ई के साथ रखा और बना दिया बड़ी ई। छोटे ऊ को छोटे ऊ के साथ रखा और बना दिया इन्होंने बड़ा ऊ। छोटी री को छोटी री के साथ रखा दोस्तों तो इन्होंने बना दिया दीर्घ वाली री। तो देखो टोटल अगर हम काउंट करें तो 4 तो ये ह्रस्व स्वर है और 4 ये क्या है? दीर्घ स्वर है। तो टोटल कितने हो जाते हैं यहाँ पर? 8 स्वर। तो इस प्रकार से हो गए। अब ये जो दीर्घ संधि है, ये दीर्घ स्वर जो बने हैं ये दीर्घ संधि से मिलकर के बने हैं।
दोस्तों किससे मिलकर बने हैं? दीर्घ संधि से। इस प्रकार से कितने स्वर हो गए? 8। अभी हम आगे और देखते हैं। देखो इन्होंने फिर आगे क्या किया, इन्होंने ए को ई के साथ रखा और बना दिया ए, इन्होंने ए को ऊ के साथ रखा दोस्तों और बना दिया ओ। तो ये 2 स्वर ये हो गए। ये स्वर जो है गुण संधि से मिलकर के बने हैं, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 और 2 स्वर ये हो गए 10। अब आगे एक और इन्होंने किया, ए को इन्होंने क्या किया, ए के साथ रखा और बना दिया आई। इन्होंने ए को ओ के साथ रखा और बना दिया औ। ये 2 स्वर और बन जाते हैं, तो ये वृद्धि संधि से मिलकर के बनते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टोटल स्वर कितने हो गए? 12 स्वर हो गए। दोस्तों कितने हो गए? 12। इन 12 स्वरों के अलावा एक स्वर और है जो कि आपके वैदिक संस्कृत में काम आता है, लृ। एक स्वर बच गया लृ। तो ये जो स्वर है ये वैदिक संस्कृत में काम आता है, लौकिक संस्कृत में काम नहीं आता, इसलिए इसको हम वैदिक स्वर भी कह देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 13 स्वर है जो कि आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको बाद में कभी भी पढ़ सकते हो। दोस्तों हिंदी में भी यही स्वर होते हैं, संस्कृत में भी यही स्वर होते हैं, बस ये फर्क आ जाता है कि हिंदी में बड़ी वाली री और लृ ये दो स्वर नहीं माने जाते। बाकी के 11 स्वर हिंदी में होते हैं और इंग्लिश में कितने होते हैं? 5। इंग्लिश में 5 होते हैं, हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में ये 13 होते हैं। तो दोस्तों अब हमने कक्षा 10 की संस्कृत भाषा या तृतीय भाषा के रूप में जो संस्कृत होती है वो पढ़ाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। और ये मैंने अभी आपको स्वर बताए। इसके बाद में अगली वीडियो में मैं आपको संधि से संबंधित और भी बातें लेकर के चलूंगा, संधि पढ़ाऊंगा। तो संधि पढ़ाने से पहले मैं आपको स्वर और व्यंजनों का ज्ञान देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये स्वर बताए हैं, क्योंकि संधि करने से पहले हमें स्वर और व्यंजनों का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें उनका ज्ञान नहीं होगा तो हम संधि को अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे और संधि के जो नियम होते हैं उनमें हमें दिक्कत आएगी। तो अभी ये मैंने आपको बताया स्वरों के बारे में, इसमें थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। ये अपने 13 स्वर हुए और 13 स्वर के बाद में अभी आपको देखो थोड़ा सा और देखते हैं। अभी हम ये देखो ये नीचे एक डंडा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं दोस्तों। ऊपर चंद्र बिंदु ऐसे लगाते हैं तो उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। ये अनुनासिक का चिन्ह होता है, अनुनासिक का चिन्ह कहलाता है ये। और इसके अलावा 1-2 चीजें और हैं, उनको भी हम देखते हैं दोस्तों। देखो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये अर्ध विसर्ग है दोस्तों, अर्ध विसर्ग। इसके अलावा हम देखते हैं तो देखो 2 बिंदियां ऐसे पीछे लगाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। अब देखो ये जो अर्ध विसर्ग है, अगर ये क और ख के आगे आ जाए तो ये जिह्वा मूल कहलाते हैं। जिह्वा मूल का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उच्चारण स्थान में भी आएगा। और अगर हम प और फ के आगे ये उल्टे सीधे चांद लगा देते हैं तो ये उपदमानीय कहलाता है, उपधमानीय, उपदमानीय कहलाता है। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी और थी, स्वरों के साथ साथ ही ये बेसिक जानकारी है, ये स्वरों में काउंट नहीं होती है, लेकिन इसकी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं अभी लाइव क्लास भी शुरू करूँगा। अभी पहले आप लोग सब मेरे से जुड़ जाएं। 10वीं के जितने भी छात्र हैं, 9th के भी और 10th के भी, और जो भी कोई संस्कृत सीखना चाहता है, तो मैं 10वीं के सिलेबस के अनुसार मेरी जो कक्षा 10 की जो वीडियो हैं उनमें आप पढ़ सकते हो। और कोई भी अगर आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9352206485
और दूसरा नंबर है 9460374334। इसमें व्हाट्सअप चलता है दोस्तों, व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप मेरे को। और अगर आप घर पढ़ना चाहते हो तो घर पर भी सुविधा उपलब्ध है। और अगर कोई बच्चा, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर होम ट्यूशन भी अगर चाहता है तो मैं संस्कृत होम ट्यूशन भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर ये है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।